नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज जिन प्रश्नों को हम करेंगे वह प्रश्न उसी सीरीज के होंगे जिस सीरीज को पहले भी 2 वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। यानी पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है और आज यह हमारा जो सीरीज है वो पार्ट 3 का होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो कि हर प्रकार के शिक्षक से रिलेटेड जितने भी है ना, टीचर्स रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है उन्हीं प्रश्नों का समावेशन है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम करने वाले हैं कुछ प्रश्नों को और वह प्रश्न रहेंगे आपके जो चैप्टर है वह बेसिकली आज जितने भी प्रश्न हमने उठाए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आनुवंशिकता एवं वातावरण से है ना, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं और लगभग हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश का टैट आप दे रहे हो या हरियाणा टैट दे रहे हो या सी टैट दे रहे हो या छत्तीसगढ़ टैट दे रहे हो या बिहार का दे रहे हो बी टैट या झारखंड का दे रहे हो, है ना। तो उसी क्रम में आज हम इसको करेंगे और आपने अगर पूरी वीडियो को ठीक से देखा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न है वह आपके आगे कभी छूटेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो को बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो भ्रांति है वो क्या है? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे एक प्रश्न में, जो कि अक्सर यह पूछा जाता है और इसमें यह प्रश्न है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ना, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की फील्ड में, एजुकेशन साइकोलॉजी के फील्ड में यह प्रश्न बार बार उठता है क्या? और यह विवादित प्रश्न भी है। अगर मैं ये कहूँ कि यह विवादित प्रश्न है तो यह कहना गलत नहीं होगा। क्या है विवादित प्रश्न? कि भाई बालक की जो शिक्षा है ना उसमें वंशानुक्रम का महत्व अधिक होगा या वातावरण का। यानी यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण ये 2 फैक्टर हैं यहाँ पे और यहाँ पर यही कंफ्यूज भी क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्रिएट होने का रीजन भी यही है कि कंफ्यूजन ही यही है, विवाद ही यही है कि बालक की शिक्षा में इन दोनों में से किसका महत्व अधिक है, वंशानुक्रम का अधिक है या वातावरण का अधिक है। तो आज इस मिसकंसेप्शन को हम दूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर इस प्रश्न को लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं आपको क्या लगता है कि वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि सच्चाई तो यह है कि दोनों ही जरूरी है बालकों के विकास के लिए। ठीक है ना। चलिए तो जान लेते हैं कि आनुवंशिकता की अवधारणा और उसका प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले आनुवंशिकता की अवधारणा, तो जब हम आनुवंशिकता की बात करते हैं, जब हम आनुवंशिकता की बात करते हैं यानी H फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि जेनेटिक फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना, G फैक्टर की बात करते हैं, H हेरिडिटी, G से जेनेटिक, यानी तो यहाँ पर H फैक्टर और G फैक्टर भी क्या करता है, बालकों के अंदर या बालिकाओं के अंदर, है ना, क्या करता है,
बहुत सारे क्वालिटी को, है ना, बहुत सारी क्वालिटी को ट्रांसमिट करता है। अब आनुवांशिकता में चूंकि यह इसका संबंध वंश से है, वंशानुक्रम से है, तो ये सारे शब्द जो है ना, वंशानुक्रम, आनुवांशिकता, या इंग्लिश में हेरिडिटी कहें या जीन या जेनेटिक कहें, यह सारे इनमें जो समानताएं हैं, ये शब्दों का अंतर है, सभी का अर्थ लगभग एक ही है। ठीक है ना। तो यहां पर आनुवांशिकता की अवधारणा तथा उसके प्रभाव की अगर बात करें तो आनुवांशिकता का मतलब क्या हो गया यहाँ पे भाई, माता पिता से उनके बच्चों में, है ना, माता पिता से उनके बच्चों में, माता पिता से उनके बच्चों में, या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक गुणों का जीन्स द्वारा होने वाला जो भी संचरण होता है, जीन्स द्वारा जो भी संचरण होगा, जो माता पिता के गुण होंगे, उस गुण का क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, संचरण होगा। और गुण का जो संचरण है, इसी गुण के संचरण के अध्ययन करने वाले विज्ञान, है ना, अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या कहेंगे, विज्ञान को ही आनुवांशिकता कहेंगे। विज्ञान को ही क्या कहेंगे, आनुवांशिकता कहेंगे। यही तो है ना आनुवांशिकता, कि भाई जो माता पिता का गुण है उसका संचरण बच्चों में हो जाना। ठीक है, यानी जिन्स द्वारा व्यक्ति अपने माँ बाप के या माता पिता के गुणों को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यही आनुवांशिकता है। जैसे अगर आपके माता पिता मेडिकल फील्ड में हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि आपके घर का जो रुझान या झुकाव, आपकी जो रुचि हो, वो मेडिकल फील्ड में अधिक हो, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी भी डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर, तो बच्चा का बेसिकली वहाँ से जेनेटिकली जो क्वालिटी है वो तो आएगा ही आएगा, है ना। या फिर बहुत सारे देखते हैं आपके स्पोर्ट्समैन है, तो बच्चे भी उसी फील्ड में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिकली उसका असर देखने को मिलता है। ठीक बात, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर हम इसके प्रभाव की बात करें, आनुवांशिकता की जो कॉन्सेप्ट था, जो कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी था, वो आपको समझ में आ गया। और अब इसके प्रभाव की अगर बात करें तो प्रभाव क्या देखने को मिलता है भाई, बालक, अब माता पिता है ना, यहां देखें अगर माता पिता, तो माता पिता से उनके बच्चों के अंदर, माता पिता से उनके बच्चों के अंदर आनुवांशिक गुण क्या हो सकता है। अब जैसे माता पिता का जो भी कद होगा या रंग होगा, रंग रूप कहो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी शारीरिक गठन होगा, जो भी शारीरिक गठन होगा, यह जो भी ग्रोथ से रिलेटेड है, जो भी ग्रोथ से रिलेटेड है, ये सारा जो है ये सेम या उसके जैसा, है ना, ये सारी चीजें किसमें ट्रांसमिट हो जाती है, उनके ही बच्चों में हो जाती है। ठीक है ना, यही तो आनुवांशिकता का। अब जैसे कद, माता पिता का कद ऊंचा है, लंबा है, तो बच्चे भी लंबे होंगे। रंग रूप, अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे, माता पिता काले हैं तो बच्चे भी काले, है ना। शारीरिक कदकाठी के जैसे माता पिता हैं, उनके बच्चों में भी ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आनुवांशिकता का ही तो प्रभाव है ना। ये जो प्रभाव पड़ रहा है माता पिता का बच्चों के ऊपर, ये आनुवांशिकता का ही तो प्रभाव है। और यहां तक भी देखा गया है, प्रभाव की अगर बात करें तो यहां तक भी देखा गया है कि बालक
के आनुवंशिक गुणों के कारण ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे बालकों में कई बीमारियां भी अपने जीन से आ जाती है ना। जैसे उनके अगर पिताजी को या दादाजी को अगर कोई बीमारी है तो वह बीमारियां भी इसमें ट्रांसमिट हो जाती है, बीमारियों का भी संचरण होता है, ठीक है ना। गुणों का नहीं बल्कि बीमारियों का भी होता है, गुण भी हो सकता है, बीमारी भी। जैसे आपने सुना वो कलर ब्लाइंडनेस है ना, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है, डायबिटिक भी है ना, मधुमेह जिसे कहते हो आप। ये कुछ बीमारियां हैं तो और भी, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यानी आपको यह बेसिकली आपके जीन में जेनेटिकली यह आपके पूर्वजों से ही चलता आ रहा है। तो यहाँ पर यह भी आनुवंशिकता का प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। और अगर बात करें प्रभाव की, तो बालक के आनुवंशिक गुण जो है ना, बालक के वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं, मतलब उसका जो ग्रोथ है। एक मनोवैज्ञानिक थे गोडार्ड का ये कहना था, गोडार्ड महोदय का ये कहना था कि अगर मंद बुद्धि के माता पिता हैं, मंद बुद्धि के माता पिता हैं, तो यह देखा जाता है कि मंद बुद्धि के माता पिता हैं या फिर अगर तीव्र बुद्धि के माता पिता हैं, तो प्रायः यह देखा जाता है कि मंद बुद्धि के जो माता पिता हैं या तीव्र बुद्धि के जो माता पिता हैं, उसका संतान पे असर होता है, ठीक है ना। यानी मंद बुद्धि के माता पिता के संतान मंद बुद्धि के तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि के होंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर करें तो मंद बुद्धि के माता पिता, बालक यहां पर मंद बुद्धि का देखने को मिलता है और तीव्र बुद्धि वाले में बालक तीव्र बुद्धि का देखने को मिलता है। तो ये कैसे होता है, यह भी आनुवंशिकता का ही प्रभाव है, ठीक बात। यानी बालक की जो मानसिक क्षमता है ना, मानसिक क्षमता से उसकी अन्य क्षमता भी प्रभावित होती है, ठीक है। मानसिक क्षमता से, चूंकि आपको पता है कि सारे जो विकास हैं वह बेसिकली एक दूसरे से जुड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर शारीरिक बात करें, फिर मानसिक बात करें, या फिर बात करें यहाँ सामाजिक, तो सभी एक दूसरे से में अंतर्निहित होते हैं, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता के प्रभाव की अगर बात की जाए तो एक थॉर्नडाइक महोदय हमारे, बहुत ही इनका रिसर्च आपने पढ़ा होगा, अगर आप डाइट जेबीटी बीएड के स्टूडेंट हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो थॉर्नडाइक महोदय का कहना था कि बालक की जो मूल शक्तियां हैं ना, याद रखना, बालक की मूल शक्तियों, मूल जो बेस पावर है ना, मूल शक्तियों का जो प्रधान कारण है, जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण किसको माना है उन्होंने? वंशानुक्रम को ही माना है, ठीक है ना। जो बेसिकली आप कह सकते हो कि विरासत से आपको आपके पूर्वजों से मिला है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो यहां तक ये भी मानना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो यहां यह भी मानना है कि चरित्रहीन माता पिता की जो संतान होते हैं वह भी चरित्रहीन होते हैं, वह भी चरित्रहीन संतान होते हैं।
ठीक है ना। लेकिन परंतु यहां पर व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवांशिकता अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ना। यहां पर एक पक्ष वातावरण का भी आ सकता है, वातावरण का भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए यह तो प्रश्न है ना कि भाई बालकों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों अधिक महत्व है या दोनों का प्रभाव होता है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये तो था आनुवांशिकता का प्रभाव जो हमने देखा। अब हम बात करेंगे वातावरण का अर्थ व उसका प्रभाव क्या हो सकता है। चूंकि आनुवांशिकता अब तक हम डिस्कस कर रहे थे, अब वातावरण देखते हैं। भाई वातावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण, है ना। वातावरण का मतलब क्या हो गया? वातावरण को हम पर्यावरण भी कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण को अगर तोड़ो, इसको अगर इसका आप विच्छेद करो, इसको तोड़ो, तो क्या होगा? परिजमा, परिधन, आवरण, ठीक है। परिधन, आवरण। परि का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? परि का मतलब होता है आसपास का, है ना। आप मान के चलो कि वातावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण होता है। और पर्यावरण को हम परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। ये शब्द किससे मिलकर बना है? परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होगा? चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात, है ना, चारों ओर। और आवरण मतलब एक कवर, घिरा हुआ, घिरा हुआ। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात मानव अपने आसपास जिनसे घिरा हुआ है, जैसे जल हो गया, वन हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सब क्या है? इन्हीं से हम घिरे हुए हैं। तो वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं आती, बल्कि वातावरण को विस्तृत रूप में अगर हम देखें तो वातावरण का मतलब होता है ना। वातावरण का मतलब क्या होगा? समझते हैं इसको और भी डेप्थ में कि वातावरण का मतलब क्या हो गया। अगर इसके बृहत रूप को लें, थोड़ा सा यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण का यहां पर जो अर्थ है वो अगर विस्तृत रूप में लें तो वातावरण में सिर्फ भौतिक वस्तु ही नहीं, बल्कि भौतिक तो होगा ही, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सारे के सारे कारक होंगे, है ना। ये सारे के सारे कारक होंगे, ठीक है। वातावरण का अगर हम एक वाइटल मीनिंग लें, है ना, एक विस्तार अर्थ में अगर हम बात करें। अब हम बात करेंगे कि भाई क्या प्रभाव होता है। जैसे हमने देखा था आनुवांशिकता का प्रभाव, तो वैसे ही बात करेंगे हम इसके प्रभाव के बारे में। तो वातावरण का प्रभाव जो होता है ना, वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और रंग पे भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर जो असर है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट का भी तो पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि शारीरिक लक्षण जो है आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव उस पर स्पष्ट दिखाई देता है। मानते हो ना इस बात को? ठीक है ना। तो वातावरण व्यक्तित्व के क्या सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है ना। वातावरण किसके? बालकों के सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव
डालता है, प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि भाई बालक का जो व्यवहार है काफी हद तक वातावरण से भी प्रभावित होता है। और बालक के रहन सहन, है ना, बालकों के अगर रहन सहन की बात करें, बालक के अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, उसके मानसिक स्थिति की बात करें, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है ना, वातावरण का। यानी भाई बालकों के रहन सहन, इसकी आर्थिक स्थिति, इसकी मानसिक स्थिति, इसका इन पर जो प्रभाव है वो वातावरण का होता ही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्षेत्रों पे इसका प्रभाव है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे अगर बात करें बालक पर वातावरण का प्रभाव, तो इसका प्रभाव मानसिक विकास पे पड़ेगा, है ना, मानसिक विकास पर। दूसरा कह सकते हैं आपकी शारीरिक विकास पर। तीसरा बुद्धि पर, स्वास्थ्य पर, है ना, व्यक्तित्व पर, संज्ञानात्मक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास का मतलब यहां बौद्धिक से है ना, बौद्धिक से, मानसिक से, भाषाई विकास पर, सामाजिक विकास पर, और समायोजन की क्षमता पर भी इसका देखने को मिलता है, समायोजन की क्षमता, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सभी का असर देखने को मिलता है, इन सभी का असर होता है, ठीक बात। चलिए, अब ये आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव की अगर बात करें तो यह इसका प्रभाव है। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व क्या है। तो शैक्षिक महत्व की अगर बात करें तो भाई बालकों की शिक्षा में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात को कि जब भी बोला जाए तो आप दोनों को महत्वपूर्ण मानेंगे, बालकों की शिक्षा पे बालकों की शिक्षा पर अगर महत्व दिया जाए, बालकों की शिक्षा पर, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। क्या? आनुवंशिकता भी और वातावरण भी, इन दोनों का, है ना, इन दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है, दोनों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। बालक की अगर आनुवंशिकता अच्छी होगी परंतु उसे अगर अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका शैक्षिक विकास क्या होगा? ढंग से नहीं हो पाएगा। और बालक प्रारंभ से अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहां पे उसका सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से चहुमुखी विकास के लिए क्या चाहिए? वातावरण की आवश्यकता होगी।
यानी आप कह सकते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट है ना। यानी बालकों के विकास में जितना इंपॉर्टेंट आनुवंशिकता है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, वातावरण भी है। ठीक है, तो बालक के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी वातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है और आनुवंशिकता का भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक बात, क्लियर है ना। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से ही शिक्षक जो है शिक्षार्थी की सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, यानी यहां पर जो हेरिडिटी फैक्टर है और इसको गुणात्मक इन्वॉल्वमेंट करेंगे तभी बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। ठीक है, H × E = D, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वॉल्वमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। आनुवंशिकता का गुणात्मक है ना, गुणात्मक परिणाम है। किसके साथ गुणात्मक परिणाम, किसके साथ मिलेगा, वातावरण के साथ मिलेगा, है ना। यानी आनुवंशिकता और वातावरण के गुणात्मक परिणाम का ही नतीजा जो है वो क्या है, विकास है। और यहां डेवलपमेंट का मतलब किसका विकास, बालकों का विकास। समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम का क्या महत्व है। तो वंशानुक्रम का महत्व बात करें तो अभी आपको बताया गया था कि भी वंशानुक्रम यानी जितनी भी चीजें हैं, है ना, जितनी भी चीजें हैं जो आपको हेरिडिटी जिनसे मिल रही है, गुण अवगुण, वो सारी चीजें आपको विरासत में मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर कई बार एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कुछ नियम, जैसे प्रत्यागमन का नियम, ये जरूर देख लें, क्योंकि कई बार पेपरों में पूछा गया है और बच्चे से छोड़ के आते हैं। प्रत्यागमन सिद्धांत कहते हैं इसे, या नियम कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षक को वंशानुक्रम संबंधी नियम, जैसे आप इसी को समानता का भी सिद्धांत कहते हैं, भिन्नता या प्रत्यागमन का सिद्धांत, तो आप यह जरूर जान लें कि प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो यह बताता है कि अगर प्रतिभाशाली माता पिता का बालक सामान्य बुद्धि का हो सकता है ना, प्रतिभाशाली माता पिता हैं और इनका बालक सामान्य बुद्धि का हो सकता है। ठीक है ना भाई, सामान्य बुद्धि का भी हो सकता है। इसके ज्ञान से शिक्षक का यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे पिताजी तो प्रतिभाशाली थे, तुम कितने मंदबुद्धि हो, है ना। इस प्रकार जो बालक क्या निर्दोष बालक है, उसकी भावना ग्रंथियों के शिकार होने से बचने के लिए, उनमें इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए, आपको ये करता ही नहीं बोलना है ना। क्योंकि ऐसा भी देखने को मिलता है एक्सेप्शनली कि कई बार प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे भी सामान्य बुद्धि के देखे जाते हैं, या कई बार मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई एक चीज फिक्स्ड नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसों में, है ना, आप यह देखेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब वातावरण के महत्व की अगर बात करें तो वातावरण का क्या महत्व है भाई, तो बालक पर अपने परिवार, पास आस पड़ोस, मित्र का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वातावरण है इसका प्रभाव बालकों पे पड़ता है, और यहां पर बालक जो है अपने आसपास के वातावरण से, है ना, सबसे पहले तो परिवार से ही, फिर विद्यालय से,
फिर अपने मित्रों से, फिर अपने सगे संबंधियों से, तो यहां से भी बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये वातावरण का ही प्रभाव है। बालक का जैसा सामाजिक परिवेश होगा, बालक को जैसा सभ्यता और संस्कृति मिलेगी, बालक वैसे गुणों को अपना लेगा। ठीक है, तो वातावरण का भी प्रभाव महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहां पर इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी यहां पर आनुवांशिकता भी इंपॉर्टेंट है और वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मानव जाति है और उसमें कोई व्यक्तिक भिन्नता है तो व्यक्तिक भिन्नता भी क्यों है, तो उसका भी रीजन हो सकता है भाई कि आनुवांशिकता और पर्यावरण। यानी यहां हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया ही विकास को जन्म देती है। या यूं कह सकते हैं कि आनुवांशिकता भी उतनी ही जरूरी है जितना वातावरण जरूरी है। वातावरण जरूरी है तो आनुवांशिकता भी जरूरी है। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट रखते हैं और दोनों के अन्योन क्रिया से ही, दोनों के गुणात्मक परिणाम का नतीजा ही बालकों का विकास है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारित तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ठीक है ना, पर्यावरण का अंतर ये नहीं होगा, आनुवांशिकता का अंतर। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी विविधता, मानव जाति की विविधता को, अंतर को बताएगा तो उसमें दोनों के अंतःक्रिया होगा, है ना। क्योंकि कोई भी बालक अगर बेसिकली उसमें भिन्नता पाई जा रही है, अगर कोई भी बालक में भिन्नता पाई जा रही है तो उस भिन्नता की जिम्मेदारी किसी एक कारक की होगी क्या? नहीं, इसमें आनुवांशिक रूप से भी भिन्न होगा वो, और वह बेसिकली वातावरण के कारण भी भिन्न हो सकता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का होगा ना, इन दोनों का होगा। ठीक है, किसी एक का नहीं होगा। तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, है ना, इन दोनों की अंतःक्रिया दोनों होगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये होगा नहीं। तो देखो कितना आसान है, कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्या जवाब हो जाएगा? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। सी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं आप, पंजाब में पूछा गया पेपर है ये। सीटेट 2012 में बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो भाई आपको बताया गया है कि जो मानव व्यक्तित्व है यह दोनों का परिणाम है। किसका? H × E = D। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। यानी इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का होगा। तो केवल आनुवांशिकता कह दिया? नहीं। पालन पोषण और शिक्षा? नहीं। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, ये शब्द जरूर याद रखना। दोनों की अंतःक्रिया से ही मानव व्यक्तित्व का परिणाम संभव है, केवल वातावरण नहीं। दोनों अकेले अकेले तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भाई आपके विकास के लिए वातावरण भी आवश्यक है। और सिर्फ वातावरण मिले और हेरिडिटी तो ऑलरेडी उसमें बेसिकली वो तो विरासत वाली चीज होगी कि भाई आपको कोई भी गुण है या अवगुण है वो आपको आपके जेनेटिकली आपको मिला है। ठीक है ना, वातावरण उसको पोषित कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों के विकास में, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द राइट आंसर। बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि कौन सा सत्य है, तो देखते हैं पहले कौन कौन सा सत्य नहीं है, खुद ब खुद निकल जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% और 50%, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि किसका कितना % योगदान है। हमेशा याद रखना कि योगात्मक कभी नहीं होता है, गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है। इसलिए हमने आपको बताया था H × E = D, है ना। हेरिडिटी × इन्वायरमेंट = डेवलपमेंट। समवयस्कों और पितृक को सापेक्ष
योगदान योगात्मक नहीं होता। देखो ठीक है, ये तो सही कह रहा है, योगात्मक नहीं होता, बल्कि यहां क्या होना चाहिए था, गुणात्मक होना चाहिए था। ठीक है, तो सही कह रहा है ये, है ना, ये सही कह रहा है। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, जबकि एक साथ ही परिचालित होते हैं, यह भी गलत हो गया। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है, यह भी गलत हो गया। यानी हमारा जवाब क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे यह योगदान योगात्मक की जगह गुणात्मक दे देता, है ना, गुणात्मक होता है, लेकिन इसने क्या बोला, इसने भी तो यही बोला है योगात्मक नहीं होता है, तो सही तो कह रहा है योगात्मक नहीं होता तो क्या होता है, गुणात्मक होता है, याद रखना। देखो यहां से भी प्रश्न आ गया, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटेट 2013 में पूछा गया। रीट का भी पेपर बड़े स्टैंडर्ड लेवल का होता है। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है, देखो फिर पूछ दिया। मैंने आपको बताया था कि मानव या बालक का विकास केवल आनुवांशिकता या केवल वातावरण कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो इसमें दोनों के ही क्या होंगे, गुणात्मक परिणाम होंगे, और वह क्या होगा, दोनों का होगा, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही होंगे। तो देखिए अभिभावक अध्यापक का नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण का। देखिए आ गया ना डायरेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। यानी हमारा ये जवाब हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने अगर हमने कितने क्वेश्चंस किए, 3-4 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इसी पर है। देख रहे हो कितना कॉमन क्वेश्चन आता है, तो इस बात को समझो। अगला, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है। तो यहां पर नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। देखिए इस प्रश्न को एक बार कोशिश कीजिए बनाने की। तो आपको पता है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि बोल रहा है वो, और वंशानुक्रम भी दे दिया। तो भाई जो बुद्धि है यह जन्मजात होती है, ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे आप। बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। जो आपकी बुद्धि है, जो आपका व्यक्तित्व है, बेसिकली इसमें तो रोल किसका है, क्योंकि जन्मजात है तो इसमें रोल किसका ज्यादा होगा, जिसका महत्वपूर्ण होगा, वंशानुक्रम का। हाँ, फिर वातावरण मिलने के बाद आप बुद्धि का क्या करते हो, बुद्धि में फिर कुछ चीजों, अब ज्ञान अर्जित हो जाता है। ज्ञान को हम अर्जन में रखते हैं, बुद्धि जन्मजात होती है ना, क्योंकि बुद्धि तो सामान्य बुद्धि लेकर के, जनरल सामान्य बुद्धि लेकर हर कोई पैदा होता है। तो मिलता कहां से, वंशानुक्रम से मिलता है। इसलिए इसमें वंशानुक्रम की जो होगी वो महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ठीक है, नाम मात्र नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, आकर्षक भूमिका ये भी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अब देखो भाई, अनुवांशिकता को गौण तो नहीं मान सकते, गत्यात्मक भी नहीं मान सकते, प्राथमिक भी नहीं मान सकते, स्थिर, है ना। कैसी संरचना होती है, ये स्थिर होती है, क्योंकि यह फिक्स्ड होती है। मान लीजिए कि आपके स्थिर क्यों होती है, इसको समझो, है ना, स्थिर क्यों होती है इसको समझो। मान लीजिए आपके माता पिता हैं, अब आपके माता पिता दोनों का रंग काला है, सपोज करो दोनों बेहद काले हैं, तो अगर आप उनके संतान हो तो इनके बच्चों का भी रंग क्या होगा, काला ही होगा। बहुत काला ना हो लेकिन हल्का काला तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसमें बच्चा क्या कर सकता है, तो यहां पर ये स्थिर होता है। इसको हम बेसिकली इसलिए इसको क्या कहते हैं कि भाई जो मिला है हेरिडिटली, जो जेनेटिक फैक्टर है, ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है ना, कलर ब्लाइंडनेस की या डायबिटीज की, तो वो भी अगर मान लीजिए तो वहां पर वो चीजें स्थिर है, वहां पर हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको स्थिर माना जाता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालक का विकास परिणाम है। देखो फिर वही क्वेश्चन, मैं आपको यही बता रहा हूं। फिर देखो ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया 2011 में कि भाई वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का ही तो नतीजा क्या है, बालक का विकास। यानी वंशानुक्रम
वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों के अंतःक्रिया, अंतः प्रक्रिया का नतीजा, का परिणाम क्या है? का परिणाम क्या है? बालक का विकास, बालक का विकास। ठीक है ना? चलो, तो क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द राइट आंसर। वंशानुक्रम, वातावरण अकेले अकेले तो होगा नहीं, आर्थिक कारकों का, ये नहीं, दोनों के अंतः प्रक्रिया के कारण ही होता है। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? ठीक है ना? अब अनुवांशिक कह दिया तो आप बताइए क्या होगा? चिंतन पैटर्न हो सकता है? नहीं। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति? नहीं। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता? ये तो वातावरण। आंखों का रंग, ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि आंखों का रंग, है ना, यह मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। आंखों का रंग, यानी आपके पिताजी की आंखें नीली है या माताजी की आंखें नीली है, तो वही नीली आंख आपकी भी आ गई, सेम। तो ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना? हो क्या सकता है? जेनेटिक फैक्टर ही है। मम्मी की बाल घुंघराले हैं, करली हेयर है, या पिताजी के बाल करली हेयर हैं और आपके भी हैं, तो क्या मतलब है कि जेनेटिकली है, यानी आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये अनुवांशिकता संबंधी कारक होगा। ठीक है ना भाई? आपका रूप रंग, जो बालक का जो रूप रंग है, यह बेसिकली किससे मिलता है? यह अनुवांशिक गुणों के कारण ही तो मिलता है। ठीक है ना? तो यहां भी यही प्रश्न किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका? चूंकि सिर्फ बात किया गया आंखों के रंग, और आंखों का रंग का होना उसके जेनेटिक फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। डैश के अतिरिक्त, अब देखो इसमें पौष्टिक की गुणवत्ता, ये किसमें होगा? वातावरण। ठीक है? संस्कृति, ये भी वातावरण का ही पार्ट होगा। शिक्षा की गुणात्मक, ये भी वातावरण का ही पार्ट होगा। शारीरिक गठन, सिर्फ ये आनुवंशिकता का पार्ट होगा। ठीक है ना? ये सिर्फ यही तो होगा ना, शारीरिक गठन मैंने क्या बताया था आनुवंशिकता में। तो बोल रहा निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ इसी के अतिरिक्त, बाद बाकी तो सारा वातावरण है। तो किसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त। और ये किसका है? डी का। तो डी इज द राइट आंसर, शारीरिक गठन। आगे जाइए, नेक्स्ट प्रश्न। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? देखो कितना प्यारा और कितना हल्का प्रश्न है। ठीक है? माता पिता से वंशजों में जो स्थानांतरित होने वाले लक्षण हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं? अभी यही तो पढ़ते आ रहे हैं, इसी को तो अनुवांशिकता कहते हैं। पर्यावरण नहीं, जिन नहीं, और होम्योस्टैटिस नहीं। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता। ठीक है ना? अब तो समझ पा रहे होगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। पीटेट पंजाब टेट में पूछा गया है 2011 में। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? फिर वही क्वेश्चन से रिपीट, देखो रीट में पूछ दिया, और आपको पता है किन दो? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है? यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य? ठीक है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण, तो प्रकृति पोषण का मतलब क्या हो गया? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है ना? एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति नहीं, एक तो एक तरफ के फैक्टर की बात कर रहा है, भौतिक और सामाजिक संसार, यह भी नहीं होगा। हमारे आसपास का पत्र, ये सिर्फ एनवायरमेंट की बात कर रहा है। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है? हमारा जो नेचर और नर्चर है ना, दो कंसेप्ट यहां समझेंगे। नेचर और नर्चर,
तो प्रकृति और यहां पर हो गया पोषण। पोषण का संबंध हमारा किससे होगा? एनवायरमेंट से होगा, और इसका संबंध हमारे हेरिडिटी से होगा। ठीक है, आनुवंशिकता और इसका वातावरण से। ठीक है ना, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। अब इसमें प्रकृति पोषण, अब प्रकृति का मतलब हमें पता है कि प्रकृति का मतलब यहां जेनेटिक कह रहा है, प्रकृति का मतलब हेरिडिटी कह रहा है। प्रकृति मतलब हेरिडिटी। देखो, नेचर, प्रकृति, हेरिडिटी, आनुवंशिकता, इसको हमने इधर लिखा है, एक ही है। वातावरण, नर्चर, पोषण, एनवायरमेंट एक ही है। यह पूछा किसका है? प्रकृति का अभिप्राय। तो प्रकृति का अभिप्राय किससे होगा? यहाँ पे वंशानुक्रम से होगा, क्योंकि अभी आपको बताया यहाँ आनुवंशिकता, हेरिडिटी, वंशानुक्रम है ना, यही चीज है। तो इसका जवाब इसलिए क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। सीटेट 2015 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देखें तो क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? या नहीं होगा। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव नहीं। प्रकृति और पोषण पर बहस, हाँ, यह जवाब सटीक हो सकता है। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, यह भी नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है क्या इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिकता, देखो यहाँ पे, और आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न किस रूप से है? तो देखो यहाँ पे माता पिता के भी जिक्र है, और यहाँ पर बात है कि भाषा सीखने की। तो भाषा हम सीखते हैं समाज से, भाषाई विकास हमारा समाज में होता है। तो प्रकृति का संबंध यहाँ किससे हो गया? आनुवंशिकता से हो गया। ठीक है ना, और भाषा का संबंध यहां किससे हो गया? वातावरण से हो गया। तो फिर तो वही दोनों बातें आ गई है ना, आनुवंशिकता और वातावरण। तो प्रकृति और पोषण पर बहस, इसका सही जवाब होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सीटेट का, और ये हो सकता है रिपीट भी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, आर्य तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है यह परिवेश से प्रभावित होती है। आर्य और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है? यह उसी विषय पर है ना। किस पर? चुनौतीपूर्णता, संवेदनशील भावना नहीं, स्थिरता और अस्थिरता पे बहस नहीं, सतत और असत नहीं, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद, बिल्कुल, क्योंकि जब भी प्रकृति की बात आएगी तो हम बात करेंगे नेचर की, हम बात करेंगे हेरिडिटी की, हम बात करेंगे आनुवंशिकता की। ठीक है ना, और जब भी बात होगी किसकी? पोषण की, पालन पोषण की, तो पालन पोषण का संबंध होगा नर्चर से, और नर्चर का संबंध होगा एनवायरमेंट से, और एनवायरमेंट का संबंध होगा वातावरण से। ठीक है ना, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा हमारा? डी इज द राइट आंसर, ये वाला, लास्ट वाला। ठीक है, सीटेट 2015 में देखो इस तरह के प्रश्न, डेप्थ प्रश्न पूछे जाते हैं। पेडागोजी बेस के जो प्रश्न होते हैं ये इसी प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, पढ़ने में भी काफी समय चला जाता है। प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? देखते हैं। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अब यहां चूंकि पूछ रहा है प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में, तो इस संदर्भ में यह सही नहीं है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के परिवेश में, नहीं, इससे तो फर्क पड़ता है। जिस प्रकार के परिवेश में पलेंगे बढ़ेंगे उस प्रकार का ही उनका
नेचर होगा। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि किसी का कम या किसी का ज्यादा, या कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है और दोनों के अन्योन्य क्रिया, दोनों का जो अंतः क्रिया है उसका परिणाम ही विकास है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के में गूंथे हुए हैं और दोनों का विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कहता हूं कि H × E = D। इस फॉर्मूले को रामबाण की तरह यूज करो। H4 यहां पे हो गया हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इसके अकॉर्डिंग हमारा सही हो गया, डी इज द राइट आंसर। सीटेट 2015 का यह भी प्रश्न है। और अभी जो प्रश्न लगातार 3 आया है, एक तो ये प्रश्न, एक ये प्रश्न और एक ये प्रश्न, समझ लो, और एक ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न ही देख रहे हो, इस तरह के प्रश्न। ये वाला एक प्रश्न सीटेट 2015, सीटेट 2015, सीटेट 2015, सीटेट 2015। अब देखो, सिर्फ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ये 4 प्रश्न 15 में रिपीट हो गए। एक ही चैप्टर से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, कई बार 4-4 क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिर वही आ गया आपका, किससे होगा? आनुवांशिकता एवं वातावरण से, है ना। व्यवहार एवं वातावरण ये नहीं, वातावरण पालन पोषण नहीं। क्योंकि प्रकृति का मतलब मैं आपको बार बार बताता हूं, 2 टर्म याद रखना, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर। नर्चर का मतलब ही होता है बच्चों पोषण, और पालन पोषण जैसे शब्दों का प्रयोग, पोषण कहां मिलता है? पालन पोषण ये सारे वातावरण में आएंगे, है ना, वातावरण में आएंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे, ठीक है ना। और जब भी नेचर की बात होगी तो ये बात करेगा प्रकृति की, प्रकृति, और यह बात करेगा हेरिडिटी की, और हेरिडिटी वाले फैक्टर आ जाएंगे किसमें? वंशानुक्रम में, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सीटेट 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है यह। तो देख रहे हो कैसे प्रश्नों की श्रृंखला होती है। और आपको एक बार स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट हमने बताया, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने कितने सारे प्रश्न किए, ऑलमोस्ट लगभग 15 से 16 प्रश्न हमने कर लिए। तो अगर आपको यह वीडियो सार्थक लगे, पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, क्योंकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं अब कंटिन्यूसली आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। विश यू अ हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।